गुड इवनिंग बच्चे लोग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस कड़ी में आपका तो अपने चैनल पे एक छोर से ज्योग्राफी चल रहा है सामाजिक विज्ञान में, दूसरी ओर आपका साइंस भी चल रहा है अंकित सर के द्वारा, और मेरे द्वारा भी इसमें कक्षाएँ रेगुलर बेसिस पे चल रही है। अभी हमने जो है एक नया आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान है उसका भाग जो 3 है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान, जो आपका सिविक्स के अंतर्गत आता है, उसका शुरुआत करने वाले हैं। तो आज से हम लोग प्रतिदिन जो है सो उसका एक चैप्टर करके और एक वीडियो करके पढ़ाई करना शुरू करेंगे। आप लोग इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे प्रॉपर वे में, ताकि जब आपको मैं पूरा कोर्स ख़त्म कर दूं तो उसका आप लोग रिवीजन कर पाओ। ठीक है बच्चा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बुक का नाम है आपका जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन। देखिए, इस 3 वर्ड से ही इसका पता चल रहा है। सामाजिक, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है। और समाज क्या बना है, कैसे बना है? समाज बहुत सारे बंधनों और नियम और कानूनों से बना है। तो इस बुक के अंदर हम लोग और पार्टिकुलर इस सब्जेक्ट के अंदर से हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक ज्ञान के बारे में अच्छे से। फिर आर्थिक जीवन, जीवन क्या है? आर्थिक आधारित। तो हम लोग का जो जीवन का डेली बेसिस पे जीना होता है, उसमें या तो सामाजिक कारण इन्वॉल्व होता है या आर्थिक रिलेशन होता है, जिससे हमारे देश का इकोनॉमी चलता है और हमारे घर का इकोनॉमी चलता है। साथ में राजनीतिक जीवन प्रभावित है, क्योंकि देश जिस नियम कानून और विधायिका से चलती है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्व तो है ही। ठीक है बच्चा? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी कथनों के साथ में चैप्टर को। आपके चैप्टर का जो पहला आपके बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संविधान। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में, संविधान क्या है। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान का मतलब क्या होता है। चलिए बच्चा, हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 1 को, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे संविधान किसको बोलते हैं। देखिए बच्चा, संविधान जो है ना, वो केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन को, क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। हम जो है आपके लिए प्रॉपर ये नोट्स लिख देते हैं ताकि इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में उतार पाओ। ठीक है? और जो मैं बोलता हूँ वो सारे कुछ इसमें ऑलमोस्ट जो है नोट में कर देता हूँ, ताकि जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ अध्याय को तो आप वीडियो में सब कुछ देख के इसको रोक के पॉज करके अच्छे से नोट्स तैयार कर पाओ। बच्चे देखिए क्या बोला है इसमें, संविधान सिर्फ नियमों कानून का संग्रह नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि ये लोगों के दैनिक जीवन को, क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। ठीक है बच्चा? तो देखिए, आप दैनिक जीवन में देखो कि हर चीज़ कानून से बंधा हुआ है। अगर आपको कोई इनफैक्ट आपको कोई समाज के जो है बड़े नेता चाहे हो, चाहे अफसर हो, कोई भी चाहे आपको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करता है, तो आप क्या बोलते हो? आई विल सी यू इन कोर्ट। मतलब मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा। मतलब क्या? और कोर्ट किस चीज़ से चलता है? कोर्ट चलता है आपके संविधान से, नियमों कानून से। तो एक फेथ है, ये एक भारतीयों के बीच एक फेथ है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आप उसका निपटान जो है आपका कहाँ करोगे? वो जो है आप कोर्ट में जाके संविधान के अनुसार करोगे। संविधान जो है आपको जीने का और आपको बोलने का और आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आगे इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या अधिकार मिलता है हम लोग को, क्या मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य भी होता है एक जनता के रूप में। देखिए, और फिर जानते हैं हम लोग, संविधान जो है सरकार को जनहित कार्य करने की दिशा देता है, क्योंकि संविधान में सब लिखा होता है कि एक देश की जो विधायिका होती है उसे देश को चलाने के लिए और देश के जनहित कार्य के लिए क्या क्या करना चाहिए होता है, जिससे सभी नागरिकों, खास तौर पे देखो समाज का पिछड़े वर्ग, क्या बोल रहा है पिछड़े वर्ग, संविधान जो जनहित कार्य करता है किसके लिए? ऐसे तो सभी के लिए करता है, लेकिन खास तौर पे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के विकास को बल देता है। जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसके विकास में भी भागीदारी निभाता है। ये दिशा निर्देश कौन देता है? संविधान देता है भारत सरकार को। देश के सुचारू संचालन हेतु बनाए गए नियमों कानूनों को संविधान कहते हैं। देखिए, किसको बोलते हैं? देश के सुचारू संचालन हेतु बनाए गए नियम कानूनों को संविधान कहते हैं बच्चा। इसमें नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन होता है। देखिए, अधिकारों को जो आपको संविधान आपको प्रदान करती है, और कर्तव्य जो आपका कर्तव्य बनता है किसी देश के प्रति, आपका ड्यूटी क्या है। ठीक है? क्या आपका
ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस क्या आपका, ठीक है बच्चे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। आप संविधान पढ़ने से पहले इसका कुछ तथ्य को भी जान लो आप कि संविधान हमारा कैसे बना। देखिए ये एक लंबे संघर्ष का नतीजा है बच्चे। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो तब से लेके आज़ादी तक बच्चे, तब से लेके आज़ादी तक जो है संविधान बनाने का कहीं न कहीं भारतीयों के मन में चल रहा था। और संविधान बनाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं ये सभी ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। जहाँ तक बात है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने का, तो वो एक लंबे दौर से और हमारे देश के महान लीडरों ने मिलकर तय किया कि कैसे इसका प्रारूप होगा, कैसे बनेगा। लेकिन आरंभ से ही जब कांग्रेस गठन होता है तो हमारे देश में, देश के जो है उस समय के महान नेता लोग वो सारे अंग्रेजों से अपनी डिमांड रखते थे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार दीजिए, मुझे समान अधिकार दीजिए जो आप अधिकार अंग्रेजों को देते हैं, मुझे अधिकार दीजिए, आज़ाद कीजिए, आज़ादी के साथ भारत को एक संविधान दीजिए जो भारतीयों के लिए हो, जिसमें भारतीयों की भागीदारी हो। ठीक है बच्चा, देखिए क्या है। तो जब संविधान बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो किस स्टेप में हम लोग कुछ का डेट देखते हैं। ऑल्दो इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, इतिहास बहुत लंबा है बच्चा, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट नोट्स में इसको समझ लेते हैं जिससे अपना अच्छे से काम हो जाएगा। क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए सफिशिएंट। आप देखो पहला मसौदा जो बैठक वगैरह है 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्यों द्वारा तैयार किया गया। जो पहला ड्राफ्ट है ना वो तैयार कब हुआ, 1928 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू कौन, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और कांग्रेस के 8 सदस्य। ठीक है, मोतीलाल नेहरू भारत के महान क्रांतिकारी नेता थे। आप इसको कह सकते हो कि उनकी प्रत्यक्ष रूप से भूमिका थी भारतीय आंदोलन में। ठीक है, फिर देखा आप INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 का कराची अधिवेशन, आप याद रखोगे कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के विचार का प्रस्ताव दिया गया था। जो प्रथम बार है ना 1931 का जो है कराची अधिवेशन, उसमें पहला बार भारत के लिए संविधान का विचार आया था कि संविधान बनना चाहिए। इससे पहले सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ था मोतीलाल नेहरू द्वारा, विचार आया था कि क्या करना चाहिए। यहाँ संविधान शब्द को बोला गया कि संविधान मुझे मिलना चाहिए। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। आप क्रम देखो, 28 में मोतीलाल नेहरू और 8 से 10 मिलकर 31 में कराची अधिवेशन में मांग किया गया। अब 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कर दिया और फिर अपना 9 जनवरी 1946 को संविधान के बनने का शुरुआत हो गया था। और आगे चल के 9 दिसंबर 1946 सदस्य वगैरह सब बन गए इसमें। तो सदस्य जो बने 211 सदस्य थे के साथ साथ संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें 211 सदस्य था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जो थे कि अंतरिम अध्यक्ष, और जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद ही बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। और ये गर्व की बात है कि दोनों कहाँ के थे, दोनों बिहारी थे। ठीक है, और आगे चल के देखो आप कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। संविधान तो बन गया 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। लागू 26 जनवरी को ही क्यों हुआ, क्योंकि इसी दिन को रावी नदी के किनारे नहीं, ये रावी वाला बात तो दूसरा में आपको बताएंगे, हम आगे चल के बताएंगे इसका इतिहास क्या है रावी नदी किनारे का। अब अभी ये समझो कि 26 जनवरी 1950 जो है वो संविधान को लागू हो गया था उस स्टेट को। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। संविधान को पूर्ण तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 2 years 11 month एंड 18 days। नोट कर लो इसको आप। चलिए, जो भारतीय संविधान है ना इसका जो शुरुआत में कितने सीटें थी, देखो भारतीय संविधान की शुरुआत में 389 सीटें थी, जिसमें से कुछ सीट जो था ब्रिटिश प्रांतों का था, 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए था, और जो रेस्ट था 93 सीटें रियासतों के पास थी। टोटल 389 था। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी सिर्फ। ठीक है बच्चा, अब एक चीज़ देखो, भारत के संविधान का मूल आधार भारत का सरकार अधिनियम। देखो अभी एक एक्ट है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम
1935। जो अपना भी अभी वर्तमान में संविधान है ना, उसमें बहुत सारा प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया। ऑल्दो ये प्रावधान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, फिर भी इस एक्ट से 1935 का जो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम से बहुत सारा एक्ट को लिया गया था और संविधान में अनुच्छेद को ऐड किया गया। ठीक है बच्चे, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1950, ये क्या डेट बताइए आप? ये वो डेट है जब पहली बार संविधान देश में अपनाया गया था। तब संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी और टोटल अनुच्छेद 395 थे। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो बच्चे, तो वर्तमान में कितने हैं? भाग बढ़ के 25 हो गया। कितना प्लस हुआ? +3 ये बढ़ गया और ये +4 हो गया। इसमें कहीं कहीं 395 दिखाता है, लेकिन इसके अनुच्छेद के अंदर में उप अनुच्छेद भी होता है। उप अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 21 अगर बोला जाए तो 21 का ए, 21 का बी भी होता है। इस तरह से 448 के करीब अभी वर्तमान में अनुच्छेद है और अभी तक में संविधान जो अपना 104 बार संशोधित हो चुका है। ठीक है बच्चा, चलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं संविधान के बुनियादी मूल। देखिए, किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। ऐसे आदर्श हो जिनका भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा हो। कहने का मतलब वो बुनियादी कोड है जो हम लोग आज़ादी का मांग कर रहे थे, आज़ादी का मांग कर रहे थे, तो वहाँ पे अपना कोड डिमांड था ये कि ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब क्या? देखो आप, लोकतंत्र, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको लोकतंत्र एक्चुअली में होता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, पदनिष्ठता क्या है। आगे हम आपको इन डिटेल्स बताते हैं। चलिए ये क्या होता है, आइए देखो बच्चा, इसमें क्या है कि आप ये चीज़ देखो कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए लोगों के पास होती है, अर्थात इसमें लोगों का शासन होता है। क्या होता है? इसमें जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा भी है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है। मतलब क्या? किसका? जनता का। किसके द्वारा? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। मतलब ये क्या है? इसमें जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि, जनता मतलब आम नागरिक, उस देश के आम नागरिक। भारत में आज़ादी के दौरान सर्वसम्मति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसी लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी लोग की समान भागीदारी होगी। मतलब आप समझो, समान भागीदारी का मतलब क्या होता है? आप एक चीज़ मेरे बच्चा देख लो कि जो आप चलो कि सपोज आपके स्कूल में कार्यक्रम रखा गया, भाषण का प्रतियोगिता रखा गया, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 10 स्कूल में अगर सपोज 100 बच्चा है तो 100 का 100 में से 10 का सिलेक्शन हुआ। देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि 90 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ और 10 का हुआ। ये जो 90 है ये आम जनता, इनको क्या लगेगा? इनको लगेगा कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला, ओनली 10 को ही क्यों मौका मिला। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि भाषण देने के लिए 100 बच्चे को बुला के उनसे पूछते हो आप बताओ इनमें से कौन को तुम में से कौन कौन भाषण देगा। सपोज वहाँ 50 लोग हाथ खड़ा करते हैं, उनमें से इंग्लिश हिंदी पूछ लिया आपने, भाषण इंग्लिश का होने वाला तो इंग्लिश में कितने दोगे? तो 30 देने वाले हैं। तो 100 वाला घट के 30 तक आ गया है। इस 30 में आपस में आप कुछ ऐसा करवा लो कि अंत में फाइनल 10 निकले, या 30 से लड़ाई ले लो पूछ के कि मैं इस 10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम इस 10 को कर दूंगा या इस 10 को करूँगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये आम सहमति बनता है, सबको ये आम सहमति होता है कि हमने जो किया वो तो सबका भागीदारी रहा उसमें और फाइनल में 10 पहुँचा। तो देश में इस तरह के काम होने से आपस में भेदभाव नहीं होता है, ये होता है भागीदारी। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है।
स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अन्य बातों के अलावा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का स्वतंत्रता गारंटी देता है। अन्य बातों तो है ही, लेकिन जीवन जीने का गारंटी देता है सम्मानपूर्वक, लाइफ विथ डिग्निटी। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया। ठीक है, आगे हम लोग आगे कक्षाओं में ये देख पाएंगे, और हो सकता है इसी कक्षा में हम लोग आगे चैप्टर में देख पाएँ कि ये आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, 19 क्या बोलता है, 20 क्या बोलता है, 21 का ई क्या बोलता है, और 22 का 22 क्या बोलता है। ठीक है बच्चा, लेकिन ये सब का किससे जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। आप एक चीज़ फोटो में देखो, फ्रीडम क्या है, देखो यहाँ की महिलाएं स्वतंत्र रूप से संघ बनाकर विरोध कर रही है सरकार का। ये क्या है? स्वतंत्रता तो ही है, स्वतंत्रता ही तो है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फ्रीडम्स। देखिए, चलिए हम लोग सारे आर्टिकल्स का मतलब समझ लेते हैं। 1919 में क्या बोलता है? इसमें 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया स्वतंत्रता के लिए। एक क्या है? भाषण के अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आप भाषण वगैरह कुछ भी दे सकते हो, किंतु देश के विरोध में नहीं दे सकते हो। विरोध में नहीं दे सकते हो देश के, लेकिन आप भाषण दे सकते हो। विधानसभा में भाग लेने का आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए। संगठन बनाइए, कोई इशू नहीं। आंदोलन कीजिए, कोई इशू नहीं। जहाँ दिल करे वहाँ रहिए, कोई इशू नहीं। जो नौकरी मन हो कीजिए, कोई इशू नहीं। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है बच्चा? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो। अपराधों के लिए दोष, अपराधी को भी आपका दोष सिद्ध करने के लिए आपको अधिकार दिया जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार तो है ही। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। किस में ध्यान रखेंगे? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये क्या है अपना? ये अधिकार है, आपको मौलिक कर्तव्य है, आपको अधिकार मिलेगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और जबरदस्ती का संरक्षण आर्टिकल 22 का आता है। चलिए एक चीज में देखते हैं, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या आरटी अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था प्रथम बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार यह भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता मानता था। अच्छा एक चीज़ देखो आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार यह भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताता है। इसमें क्या है? इसमें कुछ और भी आप नियम है आरटी में, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जान लेते हैं। यह एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालय में कई नियम बनाए गए हैं। जहाँ नियम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों, लड़के लड़कियों को किसी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाता। अगर बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आता है तो आपको एडमिशन करना ही पड़ेगा। आप खुले छूट है, आपको बच्चे जाकर एडमिशन करवा सकते हो। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। जहाँ भी आबादी है वहाँ पर 3 किलोमीटर के अंदर में स्कूल होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 8 तक। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? मतलब अगर 30 स्टूडेंट हैं तो उस पर 1 छात्र होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। आइए बच्चे, समानता का अधिकार जो है जिसमें कानून समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। मतलब क्या? सबको समान अधिकार है, चाहे धर्म किसी धर्म का हो, किसी वंश का हो, किसी जाति का हो, किसी भी स्थान पर क्यों न जन्मा हो, सबको क्या है? कानून के नज़र में सब समान है। और रोजगार के संबंध में समान अवसर चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए, और इसमें मिलता भी है, शामिल है। समानता का अधिकार जो है यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। विभिन्न आधारों भेदभाव का स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। राज्य के रोजगार के मामले में सभी को समान माना जाए। साथ ही अस्पृश्यता और ऊंच नीच का समाप्ति हो। इसका मतलब क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत। विधि के समक्ष समानता, आपका ये भी एक है, विधि के समक्ष समानता। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी प्रकार के विशेषता का अभाव है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति को साथ समान व्यवहार है। कोई व्यक्ति विधि से बचकर नहीं है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोर्ट में आपका केस सुनवाई हो रहा है तो कोई जज अगर आता है तो उसके लिए अलग से प्रिविलेज मौका नहीं मिलेगा। एक आम जनता के लिए जैसे कानून का कार्रवाई होता है उसी तरह पुलिस, जज सबके लिए होता है। मतलब सब क्या है? समान है कानून। कोई व्यक्ति कानून से बढ़ के नहीं होता।
विधियों के समान संरक्षण। देखिए विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों को दोनों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। और विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार होना चाहिए। फिर है रूल ऑफ लॉ, कानून का अधिकार होना चाहिए। फिर समानता कुछ अपवाद है, आप अपवाद देख लो कि आर्टिकल 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल द्वारा अपने पद के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट, आप ध्यान दो कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल होता है वो अपने पद पर जब कार्य करता है तो उसके बारे में उनके अपने पद के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। समझे बात को? फिर है आप इन चीज़ों को करके देख लेंगे। अगर इसमें से आपको क्लास 8 के बच्चा, कक्षा 8 का बच्चा जो है इसमें से सिर्फ 1 या 2 पॉइंट कोई अच्छे पॉइंट नोट कर लोगे आप और फिर इसको स्किप कर दोगे, लेकिन पढ़ना है सारा, इसको रीड पूरा करना। सामाजिक न्याय आप जानते हो, सामाजिक न्याय का उद्देश्य है एक ऐसा समाज को बढ़ावा देना जो न्यायपूर्ण और समानता मूलक हो, जिसमें विविधता को महत्व दिया जाए। अपने सभी सदस्यों को उनकी विकलांगता, जातीयता, लिंग, आयु, लैंगिक या धर्म के बावजूद समान अवसर प्रदान किए जाए। मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कहीं पे भी भेदभाव न हो। सामाजिक स्तर पे समाज में क्या है, सब समान है। और आखिरी पॉइंट है पंथ निरपेक्षता। देखिए इसका मतलब क्या है कि सभी धर्म के बारे में सारा धर्म समान हो। वैसे कानून में ऐसा कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है, उल्लेख नहीं है, लेकिन कोई संदेह नहीं कि इसमें संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में पद निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म का समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। देखो वो कैसे प्राप्त है, तो धार्मिक स्वतंत्रता मिला हुआ आपको। जब भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो सारा धर्म तो फ्री है अपने आप में। सारे धर्म क्या है, समान अधिकार रखते हैं सम्मान पाने में, ठीक है। इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। चलिए तो आज का ऑलमोस्ट ये हम लोग कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर कुछ रह जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करके फिर इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। चलिए बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।